फिर एक साथ। यह आज से कोई 5-6 दशक पहले की बात है। चलते चलते उस दिन लड़कों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि रानी को आज नाला पार कौन कराएगा। रोज़ दीपक उसका हाथ पकड़कर इस पार से उस पार कर दिया करता था, लेकिन उस दिन वह किसी काम के चलते स्कूल नहीं जा रहा था। वैसे नाले में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, कभी पैर छप छप करता था और कभी घुट्टी के ऊपर चढ़ जाता था। बस सारे बच्चे तो बेधड़क चल पड़ते थे, क्योंकि उतने पानी में तो वे अक्सर खेलते थे। लेकिन रानी को न जाने क्यों पानी में हलने से अड़चन मालूम पड़ती थी। पानी में पैर पड़ते ही वह मछली हो जाती थी, कलछारने लगती थी। उछल कूद कर खुद तो भीगती ही थी, दूसरों को भी भिगो देती थी। नाले में हमेशा पानी बहता रहता था। उसको पास से होकर गुजरने वाली नहर के जल निकास के लिए ही बनाया गया था। नहर का अतिरिक्त पानी इसी नाले में बहकर आता था। नाले पर एक पुल भी बना हुआ था, लेकिन वहाँ से जाने में बड़ा घुमाव पड़ता था, इसलिए बच्चे सीधे निकल देते थे। वहाँ नाला कुछ छिछला था। खेती बाड़ी का काम करने वाले गांव के लोग भी उधर से ही आते जाते थे। 10-12 साल के ही हेर फेर में तो सारे बच्चे थे। रानी और दीपक जरा होशियार थे। वे 5वीं दर्जे में थे और बाकी सब छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले थे, नान। उस दिन रानी को नाला पार कराने के लिए कोई राजी ना हुआ, जबकि पानी घुट्टी से नीचे ही था। सारे बच्चे छपाछप उसमें हलकर उस पार डांक लिए। रानी अपनी जगह खड़ी निरीह बनी, धाय पीछे तो धाय आगे निहारती रही, जैसे उसे पार कराने के लिए पीछे कोई आ रहा हो। दूसरी तरफ कगार पर पहुंचकर सारे बच्चे उसे बुलाने लगे, लेकिन जब वह किसी की सुनती तब न। खड़े खड़े वह दांतों से अपने नाखून कुतर रही थी। काफ़ी देर सोच विचार करके वह कगार से नीचे उतरी और एक पैर आगे बढ़ाया, लेकिन पानी में पैर पड़ते ही वह ऐसे चिमकी जैसे अंगारे पर पैर पड़ गया हो। उधर खड़े सारे बच्चों में से आधे ही हंस दिए और आधे उसके डर से अपनी हंसी घोंट लिए। किसी तरह रानी अपनी जगह फिर वापस पहुंची और बोली, जाओ तुम लोग, आज मैं नहीं जाऊंगी। जब वह घर लौट पड़ी तो वे सब बड़ी चक्कर में पड़ गई। उसी के भरोसे तो सभी चले थे आज। उस ज़माने में बच्चों को कहीं जाने में सबसे ज़्यादा डर जानवरों से लगता था। लोमड़ी, सियार, कुकुर, बिलार, खरहा, ऊंट, गधा, घोड़ा, इनमें से कोई भी अचानक कहीं दिख गया कि बच्चे डर जाते थे। जानवरों का डर, मार का डर, पानी का डर, तो बच्चे स्कूल जाएं कैसे। रानी ही तो आज सबकी लीडर थी। रोज़ दीपक सबको लेकर चलता था, आज वह जिम्मेदारी रानी पर थी। उसको केवल पानी से डर लगता था, पानी से ही उसे एलर्जी थी, वरना हर जगह तो वह शेर थी। कोई भी हो, वह किसी से नहीं डरती थी। रास्ते में किसी से लड़ना पड़े, स्कूल में किसी से लड़ना पड़े, वह हमेशा आगे रहती थी। जब वह स्कूल नहीं गई तो सारे बच्चे लौट पड़े, कोई नहीं गया। उस समय 4वीं-5वीं तक जाते जाते बहुत कम बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाते थे। ऐसा कहना गलत होगा कि तब शिक्षा का कोई मूल्य नहीं था। मूल्य तो आज से कहीं ज़्यादा था, लेकिन संसाधन सीमित थे और जागरूकता का अभाव था। इसलिए हर दर्जे में पढ़ने वालों की संख्या क्रमशः घटती जाती थी। कुछ लड़के पहले दर्जे के बाद ही स्कूल छोड़ देते थे, कुछ दूसरे दर्जे के बाद, कुछ तीसरे, और फिर आगे नाम मात्र ही बचते थे। लड़कियां तो हर स्कूल में इक्का दुक्का ही होती थीं। हर गांव के थोड़े से बच्चे पढ़ने जाते थे, जबकि ज़्यादा बच्चे गांव में खेलने और खेला देखने में लगे रहते थे। जो जाते थे ज़्यादातर अपने गार्जियन के डर के मारे जाते थे।
खुशी खुशी बहुत कम जाते थे, क्योंकि जो सुबह स्कूल चला जाता था वह दिन भर के लिए वहीं बंद कर रह जाता था और गांव में होने वाले खेल तमाशों से महरूम हो जाता था। तब गांव में खेला दिखाने वाले भी बहुत आया करते थे। कमाई धमाई का कोई जरिया बहुत होता नहीं था, इसलिए फितरती लोग खेल तमाशा दिखा उखा कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कभी जादू वाले, कभी मदारी वाले, कभी गाने वाले, कभी बजाने वाले, कभी नाचने वाले, कभी नट, कभी बनचढ़िया, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। बंदर बंदरिया का खेल तो आए दिन होता रहता था। दिन कोई खाली भले चला जाए, किंतु हफ्ता कोई खाली नहीं जाता था। इसलिए जो बच्चा स्कूल चला जाता था उसे बड़ा मलाल होता था कि वह कुछ खो दिया, कुछ पानी से रह गया। इसलिए जो बहुत कस में रहता था वही स्कूल जाता था। अगर कोई अपने मन से खुशी खुशी स्कूल की राह पकड़ लेता तो लोग कह उठते थे कि वह जहीन है, ज़रूर कुछ बनेगा। सिर्फ सरकारी स्कूल ही होते थे तब, प्राइवेट स्कूलों का चलन नहीं था। इसलिए स्कूल कम थे और दूर दूर थे, लगभग 10-20 गाँवों के बीच में कोई एक। इसलिए ऐसे बहुत कम गांव थे जिनके नज़दीक कोई स्कूल था। रानी के गांव से भी स्कूल दूर था और उस पर रास्ते में नाला भी। उसके अलावा खेतों की सिंचाई करने के लिए जो नालियां खोदी जाती थीं वे अलग से रास्ता ख़राब किए रहती। तब लपेटा पाइप का चलन नहीं था, इसलिए खेतों की सिंचाई नालियां बनाकर करना पड़ता था। इसलिए स्कूल आना जाना बच्चों के लिए एक तरह की मुसीबत थी। कुछ समय बाद एक नया स्कूल खुला, वह भी दूर ही था, लेकिन उसके रास्ते में नाले नाली का कोई टंटा नहीं था। इसलिए केवल 2 को छोड़कर सारे बच्चे उस नए स्कूल में चले गए। अब पुराने स्कूल में रह गए अपने गांव के सिर्फ 2 लोग, रानी और दीपक। दीपक नहीं गया तो रानी भी नहीं गई। रानी की उम्र दीपक से 2-3 साल ज़्यादा थी, लेकिन दोनों एक ही साथ 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल भी 5वीं तक ही था, तो कुछ ही दिनों के लिए इसे छोड़कर दूसरे स्कूल में क्या जाएं। रानी तो अपने माता पिता के साथ पहले कहीं शहर में रहती थी और वहीं तीसरी तक पढ़ाई भी की थी। यहाँ उसका दाखिला 4थी क्लास में हुआ था। शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए उसके मिजाज में शहरीपन रच बस गया था, जिससे वह सबके आकर्षण का केंद्र थी। वह दीपक के साथ ही रहती थी। वह उसके गांव का था और उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि उसके माता पिता शुरू से उसे दीपक के साथ आने जाने के लिए लगा दिए थे। दूसरी बात, उन्हें वह स्कूल बड़ा प्यारा लगता था और था भी वह प्यारा ही, अपनी तरह का न्यारा स्कूल। न कोई खिड़की, न कोई दरवाज़ा, न कोई चारदीवारी, न गेट, एकदम खुल्लम खुल्ला। पेड़ ही पेड़, बाग ही बाग, चारों ओर खेत, चारों ओर हरियाली, चारों ओर कुदरत का करिश्मा। क्या स्कूल था, देखते ही बनता। पढ़ने वाले बच्चों की वहाँ बहुत मज़ा थी। खेलते खेलते पढ़ना था और पढ़ते पढ़ते खेलना था। जब चाहो और जहाँ चाहो आओ जाओ, न कोई रोक न कोई टोक। महज 3 कमरों का स्कूल, 10 कोस की परिधि में सन्नाम। रास्ता लंबा भले था, किंतु उनके लिए जाना पहचाना था। कदम दर कदम उन्हें अपनापन महसूस होता था। सरहद पर डीह बाबा थे, वे उनका आशीर्वाद लेकर स्कूल की ओर चलते, और कुछ आगे बढ़ने पर सैयद बाबा भी अपने थे, उनसे भी दुआ सलाम कर लेते। अभी तक तो एक झुंड था बच्चों का, इसलिए रास्ता कैसे कट जाता कुछ पता ही न चलता था। जब सिर्फ 2 बचे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वे एक दूसरे से हिले मिले थे। दोनों होशियार थे और उन्हें कोई डर नहीं था। शीत, घाम, बारिश से पगडंडी के बगल में खड़ी गूलर की घनी छाँव उन्हें बचाती थी। सीजन में उसके मीठे फल उन्हें खाने के लिए मिल जाते थे। आम से उन्हें टिकोरा मिलता था, जिसका खट्टा स्वाद उन्हें कभी नहीं भूलता था। वे मटर भर के हुए नहीं कि उनका खाना शुरू।
रास्ते में ही लिस्टोरा का एक पेड़ पड़ता था जिसके फलों से गोंद निकाल कर वे अपनी फटी किताब कापियाँ चिपका लेते थे। जब मन कहता वे बीच में पड़ने वाले नाले में हल्का जल कीड़ा करने लगते। सरपीली पगडंडी प्रेम से उन्हें अपने पास बुला लेती। उसके हर मोड़ उन्हें इशारे करते, उनसे बात करते। उस रास्ते के भी इतने आदी हो चुके थे कि सब कुछ उन्हें सहज और सरल लगता था। दुर्गम तो कुछ था ही नहीं उनके लिए। कभी मटर गश्ती करने का मन किया तो आंख बंद करके भी 25-50 मीटर वे चलते चले जाते थे। अपने अन्य साथियों के बगैर जब पहले दिन वे दोनों स्कूल चले तो उनके मन में एक किस्म का अवसाद छाया था और चेहरे पर एक अबूझ उदासी थी। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। डी बाबा के तर पहुंचकर लड़की रुकी और लड़के से बोली, दीपक, चलो डी बाबा से मिनती करें कि वे हमारी रक्षा करते रहें। पागल हो क्या? डी बाबा हमारी रक्षा करेंगे? तुम पागल, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, उल्टे मुझे पागल कह रहे हो। गांव की रक्षा डी बाबा ही करते हैं, इसलिए इन्हें गांव की सरहद पर बैठाया जाता है। कौन बैठाता है इन्हें? और फिर किसने कहा तुमसे कि डी बाबा करते हैं गांव की रक्षा? तो कौन करता है, तुम ही बताओ। भगवान। भगवान तो कहीं दिखाई देते नहीं, रक्षा करने के लिए हम उन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? वो देखो ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है ना, वहीं रहते हैं भगवान और सबको देखते रहते हैं। उन्हें कहीं जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा कहते हैं कि वही सबकी रक्षा करते हैं। तुम मेरा दिमाग मत चाटो, जाओ। यह कहकर वह डी के थान के पास हाथ जोड़कर बैठ गई और कुछ बुदबुदाने लगी। दीपक वहीं खड़े खड़े उसे देखता रहा। वह सोच रहा था कि काश वह भी ऐसा कुछ कर पाता। जब वह उठी तो दोनों साथ साथ आगे बढ़े। वहाँ बैठकर क्या बुदबुदा रही थी तू? दीपक ने पूछा। चलो चुपचाप, मिनती कर रही थी और मिनती किसी से बताई नहीं जाती, समझे? नहीं तो उसका असर कम हो जाता है, रानी बोली। नाले को रोज़ पार करना पड़ता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जैसे ही वे नाला पार करके खेतों में पहुँचे तो सामने एक ऊँट दौड़ता हुआ दिखाई पड़ा। वे डर गए और धीरे से एक गड्ढे में छिपने के लिए अपनी सांसें बांधकर बैठ गए। दीपक का मुँह रानी के कान के पास ही था। कुछ देर के बाद उसके कान में फुसफुसा कर वह बोला, रानी, सुबह का सपना सच होता है क्या? मुझे क्या पता, मैं कोई सपना वपना नहीं देखती। और तू चुप रह, यहाँ हम छिपे हुए हैं, बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ हम छिपे हुए हैं, बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। आवाज़ सुनकर ऊँट आएगा और एक लात रख देगा ऊपर तो पचक कर चिपना हो जाओगी, समझे कि नहीं? इसलिए कुछ देर अपना मुंह बंद रखो। थोड़ी देर शांत बैठने के बाद दीपक सिर उठाकर बाहर झांका तो ऊँट का कहीं अता पता नहीं था। वह गड्ढे से बाहर निकला और रानी से बोला, चल आ जा गया। सच्ची? हाँ रे, जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएगा। नाले से बाहर निकलकर वे कुछ दूर तक दौड़े भी, लेकिन जब स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना हो गई थी। रानी तो चुपचाप जाकर क्लास में बैठ गई, लेकिन दीपक मॉनिटर भूपेंद्र से बातें करने लगा। शायद अपने आज के स्कूल पहुंचने के बारे में, अपने लेट होने के बारे में, शायद अपने सपने के बारे में, शायद ऊँट के बारे में। सुबह उसने जो सपना देखा था वह भी ऊँट के ही बारे में था और बड़ा भयावह था। उसने देखा कि एक ऊँट ने उसे दौड़ा लिया है। वह भाग रहा है, लेकिन भाग नहीं पा रहा है। पूरा जोर लगाकर अपने पाँवों को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वे तो जैसे ज़मीन धर लिए हैं। उनमें जैसे बड़े बड़े पत्थर बंधे हुए हों, उठाए नहीं उठते। ऊँट उसके करीब पहुंचकर अपने जबड़े में उसकी खोपड़ी पकड़ने वाला ही था। वह जोर से चिल्ला पड़ा और उसकी नींद खुल गई। उसकी बात खत्म होते होते भूपेंद्र दूसरी तरफ चल पड़ा। वह 5वें दर्जे का मॉनिटर था और था भी मॉनिटर के काबिल। 5वें दर्जे में ही नहीं, स्कूल भर में सबसे हिस्ट पुस्ट और लंबा वही था और देखने में एकदम गोर अंगार,
पढ़ाई में भी अव्वल था वह। पहले दर्जे को छोड़कर उसने आगे के किसी दर्जे को 1 साल में पास नहीं किया। वह बहुत समझदारी से काम करता था। उसके बाबा ने बताया था कि प्राइमरी की पढ़ाई कोई मजाक की चीज़ नहीं है, यही नींव है पूरी ज़िंदगी की। फ़कत 1 साल एक दर्जे में रहने से वह नींव कहीं कमज़ोर न रह जाए, इसलिए एक दर्जे की पढ़ाई वह कम से कम 2 साल करता था। जब तक उस दर्जे की सारी किताबें वह चाट नहीं डालता था तब तक उसका पेट नहीं भरता था, और जब तक पूरी तरह अघा नहीं जाता था तब तक अगली कक्षा में जाता नहीं था। इसी चक्कर में वह चौथे दर्जे में 3 साल पढ़ाई की। हुआ यह कि 2 साल में तो सारे विषय उसे कंठस्थ हो गए, लेकिन गणित के कुछ सवाल अभी भी उसका माथा खराब कर रहे थे। इसलिए उसने तय किया कि वह उसकी 1 साल पढ़ाई और करेगा। उस 1 साल के बाद जब वह 5वें दर्जे में गया तो गजब हो गया। वह आर्यभट्ट का ही शिष्य होकर निकला। छोटा हो या कोई बड़ा, हर सवाल वह चुटकियों में हल कर देता था। अध्यापकों का भयंकर टोटा झेल रहा था वह विद्यालय। अध्यापक के नाम पर बस एक पंडित जी थे जो कुर्सी पर बैठकर हरदम कुछ लिखते रहते थे। पढ़ाने की फुर्सत उन्हें कभी नहीं मिलती थी, लेकिन क्या उर्वर भूमि थी वह। उसमें बिना खाद पानी के ही होनहार बिरवान पनप रहे थे। तीसरे, चौथे और 5वीं तीनों दर्जों को गणित भूपेंद्र ही पढ़ाता था। वह था तो 5वें दर्जे का मॉनिटर, लेकिन पूरे स्कूल को संभालने की जिम्मेदारी उसी की थी। हर दर्जे में उसने मॉनिटर बना दिए थे जो अपने ढंग से पढ़ाते भी थे और अनुशासन बनाए रखते थे। भूपेंद्र को देखकर ऐसा लगता था कि उसी ने स्कूल खोल रखा है और कागजातों को पूरा करने के लिए पंडित जी को मुनीम रख लिया है। स्कूल के एकदम बगल में घर था उसका, इतना कि उसकी बाग के आम, जामुन, आंवला इत्यादि के फल स्कूल में ही आकर गिरते थे, जिसे उसी के कुछ चेले चपाड़े उठाकर खाते थे या औरों में बांट देते थे। भूपेंद्र बड़ी सवेरे स्कूल आ जाता था। कुछ लड़कों को लेकर सबसे पहले वह स्कूल की सफाई करवाता था, फिर प्रार्थना, और तब कहीं पंडित जी का अपनी बिना स्टैंड वाली साइकिल लिए शुभागमन होता था। उन्हें देखते ही कई लड़के उनकी साइकिल पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते, लेकिन भूपेंद्र जिसे कहता वही पंडित जी की साइकिल थामकर एक पेड़ के सहारे खड़ा करता और हैंडल से लटक रहे झोले को उतार कर मेज पर रखाता। जिसे यह सौभाग्य मिल जाता वह दिन भर उसके बारे में सोचता रहता और दूसरों से बतियाता रहता। एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी खाट पहले से बिछी रहती थी, जिसे भूपेंद्र के घर से रोज़ लाया जाता था, क्योंकि सबको पता था कि उस पर पंडित जी आधा घंटा आराम करते हैं। खाट बहुत छोटी थी, इतनी कि पंडित जी का घुटने तक पैर बाहर निकला रहता था। फिर भी वे उसी पर लेटकर कुछ देर अपनी कमर सीधी करते और खाना पचाते, क्योंकि घर से भोजन करके तुरंत चल पड़ते थे। 6-7 किलोमीटर साइकिल चला कर आते थे। अधेड़ देह में हरारत लग जाती थी। आधे घंटे के बाद उठकर वे दीपक से खाट पहुंचा आने के लिए कहते और रानी से लोटा बाल्टी अच्छे से मांज कर पानी लाने के लिए कहते। सबसे पहले अपने हाथ पांव खूब ढंग से पखारते थे, फिर एक लोटा पानी पीते थे। रानी देखने में सुंदर थी, खूब गोरी चिट्टी और बड़ी साफ सफाई से रहती थी, इसलिए पंडित जी उसी के हाथ का लाया हुआ पानी पीते थे। पानी पी लेने के बाद पंडित जी मेज़ के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर रजिस्टर का काम पूरा करने लगती। उन्हें न तो स्कूल का गम था और न ही स्कूल को उनका। भूपेंद्र जैसा काबिल शिष्य था मौजूद उनके पास। हर दर्जे में पढ़ाने के लिए उसने अपने ही जैसे कुछ होनहार लड़कों को ट्रेंड कर रखा था। वही बारी बारी से पढ़ाया करते थे। कोई चिल्लपो नहीं, सब तरफ शांति रहती थी। बच्चों को किसी बच्चे का पढ़ाना अच्छा लगता था। चौथे दर्जे से ही दीपक और भूपेंद्र में दोस्ती हो गई।
क्योंकि भूपेंद्र अपने दर्जे में गणित पढ़ाता और दीपक हिंदी। दो ही विषय पढ़ाए जाते थे मुख्य रूप से। हर दर्जे में दोपहर तक गणित पढ़ाई जाती और दोपहर के बाद हिंदी। उन्हीं के सहारे बच्चे दूसरे विषय पढ़ लिया करते थे। भूपेंद्र बहुत अनुशासन प्रिय था। वह सबको अनुशासन में रखता था। उसके रहते क्या मजाल कि किसी दर्जे में हल्ला गुल्ला हो। उसे गप बहुत आती थी। अपनी गप्पों से वह सबको हंसाता रहता था। अगर किसी दर्जे में हंसी ठट्ठा हो रहा होता तो यह समझा जा सकता था कि भूपेंद्र वहाँ अवश्य मौजूद होगा। उसके बाबा एक गुनिया थे। उसकी ज़्यादातर गप्पें अपने बाबा के बारे में ही हुआ करती थीं। दो तीन गप्पें अक्सर उसके मुंह से सुनने में आती थीं। उनमें एक तो वह एकदम लहालोट होकर सुनाया करता था। दरअसल उसके बाबा नौटंकी के बहुत शौकीन थे और जब वे कहीं नौटंकी देखने जाते तो अपना सिक्का जमाने के लिए किसी न किसी कलाकार के साथ कोई खेला कर दिया करते। फिर अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो जाता। भूपेंद्र की माने तो चल रहा खेल वहीं रुक जाता। जब तक नौटंकी वाले आकर उनसे माफ़ी नहीं मांगते तब तक खेल फिर शुरू नहीं हो पाता था। भूपेंद्र एक दिन अपने बाबा के बारे में गपियाना शुरू किया। एक बार का किस्सा यह हुआ कि वे बैठे चुपचाप नौटंकी देख रहे थे। दो तीन लौंडे स्टेज पर नाच रहे थे। वे भाव विभोर होकर उन्हें देखे जा रहे थे। तब तक जोकर स्टेज पर अवतरित हुआ और अपनी ही रव में तुतुही बजाने लगा। तब बाबा को रिस लग गई। वे भुनभुनाए, ये भड़ुआ साला कहाँ से कूद पड़ा अनायास बिचवई में हो। बेचारा आया तो था अपना कर्तव्य दिखाकर सबका मनजौक करने, सबको हंसाने, किंतु बाबा को यह रंग में भांग की तरह लगा और उन्होंने अपने मंत्र से उसे बांध दिया। तुतुही उसके मुंह से अटक गई। वह बजाता रहा लेकिन जब रुक कर मुँह से हटाना चाहा तो वह मुँह से छूट ही नहीं रही। जोकर परेशान, जनता परेशान, दूसरे कलाकार भी हलकान। तब बड़ी चिरौरी मिनती के बाद बाबा पिघले और मंत्र से उसे आज़ाद किया। ऐसी ही उलझुल होती थी उसकी गप्पें, किंतु हंसने का मसाला दे जाती। वह गप मारकर खुद हंसता और दूसरों को भी हंसाता। देखने में भूपेंद्र और रानी स्कूल में हीरो हीरोइन लगते थे, सुंदर, साफ और चिकने। लेकिन रानी उसे विलन समझती थी, उससे घृणा करती थी। दरअसल एक दिन भूपेंद्र ने पढ़ाते पढ़ाते उसे आंख मार दिया। बस तभी से वह उससे दूर रहने लगी। लेकिन भूपेंद्र चाहता था कि वह उसके पास रहे, उसकी तरफ देखे, उससे बोले, उससे बतियाए। जब वह कोई बात कहता तो रानी की तरफ देखता रहता। वह चाहता था कि वह भी उसकी तरफ देखे, लेकिन रानी एकदम भावविहीन चेहरा बनाए रहती और उसकी तरफ न देखकर इधर उधर देखती रहती। वह उसे सीधे टोक नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन कुढ़ता रहता। मुंह पर कुछ कह नहीं पाता था, इसलिए हरदम खार खाए रहता और उसे नीचा दिखाने की फिराक में पड़ा रहता था। पूस का महीना था। प्रकृति सुंदरी सतरंगी परिधान पहने अठिला रही थी। खेतों में चारों ओर सरसों, मटर, चना और तीसी के फूल खिलखिला रहे थे। मौसम खूब खुशनुमा था। 4 बजे का स्कूल छूटा था। गुनगुनी सी ठंड लग रही थी। रानी एवं दीपक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर घर की ओर लपके जा रहे थे। दीपक आगे आगे और रानी पीछे पीछे। मटर में अभी फूल ही तो आए थे। उसके सफ़ेद, लाल, नीले और बैगनी फूल मिलकर एक गजब की आभा बिखेर रहे थे। रानी का जी उन्हें देखकर ललचा गया और वह उन्हें तोड़ने लगी। जब दीपक ने उसे पीछे मुड़कर देखा तो बुलाया, अरे पागल, क्या करने लगी? छोड़ो उसे, आ जाओ। 4 ही 5 फूल तो मुश्किल से वह तोड़ पाई थी कि अचानक भूपेंद्र पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा। उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा लपलपा रहा था। उसे देखकर दीपक की जान सूखी जा रही थी। डर के मारे नहीं बल्कि लज्जा से, क्योंकि रानी के साथ उसकी दोस्ती भूपेंद्र से छिपी नहीं थी और भूपेंद्र का
वह भी जिगरी दोस्त था। ऐसे बहुत कम दिन होते थे जब भूपेंद्र अपने घर से कुछ लाकर खाने के लिए उसे न देता था, और भूपेंद्र रानी के बारे में क्या सोचता है यह भी उससे छिपा नहीं था, इसलिए उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था वह। अगर भूपेंद्र रानी को गाली देगा तो वह गाली उसे लगेगी, अगर कहीं उसने उस पर हाथ उठा दिया तब तो उसका कलेजा फट जाएगा। वह सोच रहा था कि आज इस पगली ने अपनी करतूत से उसे बहुत बुरे फंसा दिया, मगर रानी को जैसे कोई गम ही नहीं। वह मगरूर बनी अपनी जगह खड़ी रही और अब भी दीपक को तिरछी निगाहों से तरेरे जा रही थी। उस तरह से अगर उसने भूपेंद्र को देख लिया होता तो वह शायद बिना कुछ कहे वापस चला जाता, वह उसका सामना कभी नहीं कर पाता। लेकिन नहीं, उसकी तरफ उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। दीपक सड़क कर रानी के पास आ गया, जिससे उसका ढाढ़स बढ़ा। उसने अपने हाथ से फूल नीचे गिरा दिए, डर से नहीं बल्कि ढिठाई से सफाई पेश करने के लिए। तूने फूल क्यों तोड़े? भूपेंद्र के पूछने पर वह ढिठाई की हद पार करते हुए अपनी हथेलियां नचाकर तपाक से बेहिचक बोली, कहाँ तोड़े हैं कोई फूल हमने, दिखाओ। झूठ बोलोगी, वह चिल्लाया। वह हरमपना करने के लिए ही इस समय घर से भाग कर आया था, इसलिए पूरे हरमपन पर उतर आया। रानी को एक फूहड़ सी गाली देते हुए उसके पैरों के पास डंडे से इशारा करके कहा, वहाँ तुम्हारे नीचे क्या है? रानी चुप रही। दीपक, अच्छा तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है? तब उसने दीपक की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए वह चुप रहा। मुझे एक तरकीब सूझ रही है, ये तुम्हारे साथ आती जाती है, इसलिए मैं तो इसे छोड़ दे रहा हूँ, मारूंगा नहीं। इतना सुनकर दीपक मन ही मन कुछ प्रसन्न हो रहा था, लेकिन उसने आगे कहा, मगर इसे यूँ ही जाने भी नहीं दूंगा। इसने गलती की है तो इसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी, इसे मार खाना पड़ेगा। तुम मेरे दोस्त हो, इसके भी दोस्त हो, चलो अब तुम ही मारो इसे, ज़रा देखो तो कोई अपनी सखी को मारता कैसे है। कहने के बाद वह बड़े अजीब ढंग से मुस्कराने लगा। मैं? दीपक चौंक कर बोला और पीछे हटने लगा। भला मैं क्यों मारूं इसे? उसने असमंजस में हाथ नचाते हुए कहा और उससे कुछ और दूर हट गया। इसलिए कि यह तुम्हारे गांव की है और तुम्हारी सखी जो है तुम्हारे साथ आती जाती है। अगर मैं मारूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। दीपक समझ गया कि भूपेंद्र वहाँ सिर्फ बेहूदगी करने आया था। फिर भी उसने कहा, मेरे गांव की है और इसके घर वाले मुझे यकीन करके इसे मेरे साथ भेजते हैं, तो मैं मार कैसे सकता हूँ इसे? बहस मत करो, जो मैं कह रहा हूँ करो, मारो इसे। मैं आज तुम दोनों का कनेक्शन तोड़ के रहूँगा। अपने पूरे कमीनेपन पर उतरते हुए उसने कहा। दीपक धीरे धीरे चलकर रानी के पास पहुँचा और उसके सामने खड़ा हुआ। वह सोच रहा था कि धीरे से उसे छू दे ताकि भूपेंद्र की बात रह जाए, वरना गुस्से में आकर वह सचमुच न मार दे। यह सोचकर वह रानी के पास तन कर रोब से खड़ा हुआ, जैसे कि सचमुच अब मार ही देगा। रानी को उसके मन का क्या पता। उसने सोचा कि वह सचमुच उसे मारने आ गया, इसलिए उसे घूर कर देखती हुई ताव से बोली, उसके कहने से मारोगे तुम तो मार ही लो। असल बाप के हो तो मुझे छू कर दिखाओ। मार बे, काहे डर रहा है? सुन रहा है तुम्हें बाप की गाली दे रही है। अगर तुम नहीं मारोगे तो अब मैं ही मारूंगा इसे, इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। क्या मारोगे? कोई मरौनी आई है? इतना ही है तो मार के देख लो। मारूंगा। क्या करोगे तुम? बाबा ने कहा है कि नुकसान कई दिनों से हो रहा है, खेत में जो भी दिख जाए उसकी टांगें तोड़ दो जाकर। तो तोड़ो, काहे नहीं तोड़ते? किसने मना किया है? तुम बिना मतलब की बकवास करते जा रहे हो। तुम ही मारो, दूसरे का सहारा क्यों ले रहे हो? तुम्हारा नुकसान मैं कई दिनों से कर रही हूँ, तो तुम ही करो ना जो करना है। तुम्हारे बाबा ने कह दिया तो तुम रास्ते में मुझे घेर कर मारने चले आए।
अगर तुम्हारे बाबा कह देंगे कि नारे में गिर जाओ तो गिर जाओगे काहे नहीं मारते बे, फालतू में बकवास कर रही है। बात कुछ नहीं थी लेकिन बढ़ती जा रही थी। उसे ख़त्म करना ज़रूरी था। इसलिए दीपक खून का घूंट पी गया और रानी को मारने के लिए आगे बढ़ा। भूपेंद्र मुस्करा पड़ा और रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर दीपक रुक गया। उसका हाथ नहीं चला। क्यों रुक गए? मारते क्यों नहीं? मारो दो झापड़ खींचकर कान के नीचे। भूपेंद्र फिर गरजा। दीपक उसके गाल पर हाथ रख कर हटा लिया। वो ऐसे चिहुक पड़ी जैसे उसे कोई करंट छू गया हो और आग बबूला हो गई। उसने मारने के लिए कहा, तुमसे कुत्ते, हरामी साले, तूने मेरा गाल क्यों छुआ? मैं अपनी माँ से कहूँगी, अब तेरी चमड़ी उधरेगी। मेरे साथ आना भी मत, कभी मत आना। कहकर रोती हुई वह तेज़ी से आगे बढ़ गई। उसे गुस्से से जाते देखकर भूपेंद्र के चेहरे पर बड़ी भारी मुस्कान उभर आई। उसने सोचा कि अब तो दोनों में इकट्ठी होकर रहेगी। मन मगन वह अपने घर जाने के लिए मुड़ा। दीपक अपनी जगह खड़े खड़े रानी को देख रहा था। उसके जल्दी जल्दी उठते पैरों को देख रहा था। उसके गुस्से को देख रहा था। अब क्या होगा उसका, यह सोच रहा था। फिर वह मन मारे रानी के पीछे पीछे चल पड़ा। वह बहुत तेज़ चल रही थी। वह उसका संग ना पा सका। वह सोच रहा था कि घर जाकर वह न जाने क्या कह देगी, कहीं बात बिगड़ न जाए। उसे इसी बात का डर था। उस पर भरोसा करके रानी के घर वाले उसे उसके साथ किए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल आने जाने में दोनों एक साथ ना हों। यह पहली बार था कि वे अलग अलग चल रहे थे। उसने सोचा कि अभी कुछ दूर आगे जाने पर नाली पड़ेगी जिसमें सुबह पानी बह रहा था। इस समय वहाँ कीचड़ फैला होगा। आते वक्त तो हाथ पकड़कर उसने पार करा दिया था। इस समय कैसे पार करेगी? अगर ज़बरदस्ती लांघने की कोशिश करेगी तो पाँव फिसल सकते हैं और वह गिर सकती है। जब रानी नाली के पास पहुंची तो सचमुच उसे डर लगने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीपक ज़मीन में मुंडी गड़ाए धीरे धीरे आ रहा था। एक बार तो उसने सोचा कि वह रुककर उसका इंतज़ार करे, लेकिन अगले ही पल वह तैश में आकर कूद पड़ी और फिसल कर नाली में ही गिर गई। दीपक ने देखा और दौड़कर उठाना चाहा, लेकिन नहीं जा सका। वह दौड़ न सका, अपनी चाल से चलता रहा। रानी किसी तरह उठकर पहले से अधिक तेज़ कदमों से चलने लगी। उसके कपड़े खराब हो गए थे। घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, यह कैसे हुआ? तो उसने कह दिया कि नाली में गिर गई। उसकी माँ ने पूछा, दीपक कहाँ था? उसने तुम्हें संभाला नहीं? वह क्या संभालता, वह तो खुद गिर गया। इतना कहकर वह हंसने लगी। मटर के फूल और भूपेंद्र के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। रानी के घर का आंगन बहुत बड़ा था। सांझ होते ही बच्चे इकट्ठा होते और घंटों उसमें खेलते रहते। दीपक भी बिला नागा वहाँ जाता था। वो दिन नहीं गया। उसके मन में चोर बस गया था कि कहीं रानी अपने घर वालों से उसकी शिकायत न कर दी हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब उसे गुस्सा आया तो जो भी उसके मन में आया बक दी। घर आते आते उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और वह सब कुछ भूल गई। वह ठंडे मन से सोचने लगी तो उसे लगा कि दीपक ने जो किया अच्छा ही किया। वो अपने घर के आंगन में खेलने के लिए उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। दीपक का मन भी कहीं लग नहीं रहा था। जब से वह स्कूल से घर आया था उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे कहीं सुकून नहीं मिला। अगले दिन स्कूल जाने की बेला हो गई। रानी ने अपने बाल भी बना लिए, खाना भी खा लिया, मगर दीपक का कहीं अता पता नहीं। रोज़ वह उसके तैयार होने से पहले ही उसके घर आ जाता था, लेकिन आज नहीं आ सका। अपने घर में ही बैठा रहा। निकले कि नहीं, इसी उहापोह में वह पड़ा था। रानी ने अपनी माँ से कहा, देख रही हो माँ, स्कूल का समय हो गया और अभी तक दीपक नहीं आया। लेट होने पर रास्ते में कहेगा कि दौड़ो, पगलेट कहीं का। रानी की माँ तुरंत दीपक के घर गई। वह स्कूल के लिए चल पड़ा था। दूर से ही देखकर रानी की माँ ने चिल्लाकर कहा, चलो जल्दी आ जाओ, रानी तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वह फ़ौरन आ गया। दोनों चल पड़े। स्कूल फिर एक साथ।